नहीं पड़ेगी। आज से सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हो गया। थोड़ा सा 2-4 पॉइंट बचे थे उसमें, वो खत्म करूंगा और उसके बाद मैं आपको एक नए रास्ते पे ले चलूंगा। आर्ट की कला में महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। जरा देखते हैं हम आज चलते कैसे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया था क्या, वही पुराना रिव्यू बता रहे, थोड़ा सा विस्तार की चर्चा की थी, बढ़िया हो गया था। प्रमुख केंद्रों की चर्चा की थी, सारे केंद्र हो गए थे। फिर मैंने इस टाइम की कला की बात की थी। इस टाइम पे कला क्या थी, अर्थात इस समय मनुष्य कला के बारे में क्या क्या जानता था। तो मैंने बताया है इस समय लोग स्थापत्य के बारे में जानते थे, स्थापत्य के बारे में जानते थे और क्या क्या उन्होंने स्थापत्य किए, उन्होंने किस तरीके से शैली का प्रयोग किया, वो सारी चीजें मैंने कल क्लास में बता दी थी। उसके बाद कला के रूप में और क्या जानते थे, ये मूर्ति कला जानते थे, मूर्ति कला जानते थे। मूर्ति कला के अंतर्गत मैंने बताया है कि उन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारे काम किए थे उन्होंने, ठीक है ना, मृदभांड बनाए, मूर्तियां बनाई, ठीक है ना, ये सारी चीजें की। इसके बाद लास्ट ये भी कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था। लास्ट था कल्चर, कि इस समय का कल्चर क्या था। वही 2-4 पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उन सब चीजों की बात करेंगे और इसके बाद फिर हम ये काल आपका खत्म हो जाएगा और हम बढ़ जाएंगे आगे। जरा देखते हैं। तो विवेक जरा माइक खोल के बताएं कि अभी तक की क्लास में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। विवेक नहीं सर, माइक खोल के बता, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो बढ़िया बढ़िया समझ में आ रही है क्लासें अभी तक जो भी पढ़ाया। जी सर। चलो बढ़िया समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है इस बार कि आपको इस बार छूट के ना जाए एक भी क्वेश्चन। इस बार मैंने बहुत गजब का चीजें तैयार कर रखी है, आपको कुछ भी छूट के नहीं जाएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। बस आप बने रहिए धैर्य के साथ, टाइम भी है इसलिए धैर्य नहीं छोड़ना। तो दोस्तों कल्चर की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के कल्चर से रिलेटेड, अर्थात यहाँ की संस्कृति से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड अगर कुछ बिंदु की बात करें, तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए संस्कृति के अंतर्गत पढ़ा क्या जाता है, बहुत सारे लोग संस्कृति, इसकी संस्कृति, उसकी संस्कृति, भाई संस्कृति के अंतर्गत आखिरकार हम क्या पढ़ेंगे कि पाषाण सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे वहां के लोगों का रहन सहन देखेंगे। बहुत 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट में खत्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें पढ़ा चुका हूँ इस टॉपिक में। तो संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे वहां का समाज कैसा था, कैसा था समाज जो था सिंधु घाटी सभ्यता काल का समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था दोस्तों, मात्र सत्तात्मक था, अर्थात घर का मेन माता होती थी। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भाई ये बताइए आज आपका समाज कैसा है, आज आपका कल्चर कैसा है, कल्चर का जो सबसे मुख्य बिंदु होता है वो समाज का स्ट्रक्चर होता है कि आज समाज कैसा है। आज समाज पितृसत्तात्मक है दोस्तों, पितृसत्तात्मक समाज है, आज पितृसत्तात्मक समाज है। आज घर का मेन आदमी पुरुष होता है। कौन होता है, पुरुष होता है। घर में हर व्यक्ति के घर में मुख्य व्यक्ति पुरुष होता है, स्त्रियों की भूमिका पुरुष के बाद आती है। इसीलिए कह सकते हैं कि आज का जो समाज है वह एक पितृसत्तात्मक समाज का उदाहरण है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति थी उसका जो समाज था वह एक मात्र सत्तात्मक समाज था। और इस बात की पुष्टि, इस चीज की पुष्टि होती है वहां पर पाई जाने वाली मात्र देवी की मूर्तियां, मात्र देवी की मूर्तियां जो कि लगभग लगभग हर एक स्थल से प्राप्त होती है। और इसलिए कह सकते हैं कि इस समय का समाज कैसा था, एक मात्र सत्तात्मक समाज था। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें कि इस समय का समाज क्या दशमलव पद्धति का ज्ञान रखता था या नहीं रखता था, तो हाँ भैया, इस समय का समाज दशमलव सिस्टम का ज्ञान रखता था। आज जैसे से दशमलव पद्धति का हम लोगों को ज्ञान है, ठीक है ना, दशमलव पद्धति का ज्ञान होगा तभी आप नंबर लिख पाएंगे, ठीक है। तो उस समय के मनुष्य को भी दशमलव, किसी का माइक खुला है क्या? सरज 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 ओके, माइक प्लीज बंद रखिए भाई साहब, माइक बंद रखिएगा। जब मैं पढ़ाऊं तब मैं जब पूछूं तभी आप माइक खोलिएगा, और यदि आपकी कोई समस्या हो तो माइक खोल लीजिएगा, अन्यथा बीच में माइक प्लीज ना खोलें। तो दशमलव पद्धति का भी इस समाज को ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में लोग दशमलव पद्धति से भी परिचित थे और शतरंज के खेल से भी ये लोग परिचित थे। शतरंज जो कि एक बहुत माइंडेड गेम होता है, शतरंज का खेल, अर्थात ये लोग शतरंज के खेल से भी क्या थे दोस्तों, परिचित थे। इनको शतरंज का खेल, आज भी कई लोगों को शतरंज का खेल नहीं खेलने आता, क्योंकि शतरंज का खेल खेलने के लिए चाहिए दिमाग और दिमाग थोड़ा सा बिजी रहता है ना इंसान, इसलिए ये सब गेम कहाँ ज्यादा खेलते हैं लोग। शतरंज का खेल सिंधु सभ्यता का लोग खेला करता था, तो बहुत बड़ी बात है कुछ टाइम के लोग शतरंज जैसे खेल से परिचित थे। इसके अलावा अगर कहा जाए कि इस समय के लोगों का अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, मुख्य आधार क्या था, तो आज अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार हिंदुस्तान का है वही सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में भी लोगों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, और वो क्या था दोस्तों, कृषि था। और दूसरा क्या था, दूसरे स्थान पर आता था व्यापार, ठीक है ना। और बड़ी बात है कि इस समय के लोग विदेश व्यापार भी करते थे। विदेश व्यापार किससे करते थे, ये लोग विदेश व्यापार करते थे मिस्र की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, और सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता जिसे हम इराक की सभ्यता के नाम से जानते हैं, मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, इस जगह से इसका व्यापार होता था। और इस सबकी कहानी मैंने पिछले क्लास में बता रखी है। तो ये सारी चीजें थी, अर्थात इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि। अगर कोई मेन कार्ड पूछे तो कृषि, और सेकेंडरी उनका ऑक्यूपेशन था व्यापार था, अर्थात व्यापार किया करते थे।
तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब अगर कोई पूछे भाई इस समय के लोगों का सबसे पवित्र पक्षी कौन था, सबसे पवित्र पक्षी कौन था, तो सबसे पवित्र अगर पक्षी की अगर बात करें दोस्तों इस समय, तो इस समय सबसे पवित्र पक्षी फाक्ता, क्या था दोस्तों, फाक्ता, फाक्ता नामक एक पक्षी था जो इस समय का सबसे पवित्र था। फाक्ता लिखा होता है शायद, ये सबसे पवित्र पक्षी था। अगर सबसे पवित्र वृक्ष की बात करें, ये बस आपका कुछ फैक्ट है जो आपको दिमाग में बस डाल के रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पवित्र वृक्ष था पीपल का वृक्ष, पीपल का। और आज भी दोस्तों पीपल का ही वृक्ष सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में जाना जाता था। इस समय के लोग जो मूर्तियां बनाते थे, जो मूर्तियां बनाते थे वो मधुचिष्ट विधि का प्रयोग करते थे। मधुचिष्ट विधि, ये मधुचिष्ट विधि क्या होती थी, देखो भैया ये एक विशेष प्रकार की विधि थी और इसी विधि से बनाई गई है वो कांसे की मूर्ति जिसके बारे में अक्सर लोग पढ़ते हैं, नृत्यांगना की मूर्ति। या ज्यादातर जो कांसे की मूर्तियां बनाई गई हैं वो मधुचिष्ट विधि का प्रयोग करके ही बनाई गई हैं। इस काल की जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं धातु की, वो मधुचिष्ट विधि का प्रयोग करके बनाई गई हैं। और ये विधि क्या थी, मोम का, मधु माने क्या होता है, शहद, मधु क्या होता है, शहद, शहद से बनती है मोम, शहद से क्या बनती है, मोम, वैक्स जिसे कहते हो। और वैक्स से बनाई जाती थी प्रॉपर मूर्ति। जैसे मोम से आपने मूर्ति बना दी, उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेप किया जाता था, फिर उसको पकाया जाता था, तो अंदर की जो मूर्ति बनी है वैक्स की वो पिघल के बाहर हो जाती थी और अंदर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता था। बाद में उसी स्ट्रक्चर में आपका भर देते थे कांसा वगैरह, जो भी धातु थी उस टाइम की वो सब भर देते थे और एक मूर्ति बनकर तैयार हो जाती थी। तो कुल मिला के ये थी मधुचिष्ट विधि। मधुचिष्ट विधि का एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये लोग मधुचिष्ट विधि का प्रयोग करते थे। अगर कोई पूछे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु का प्रयोग करते थे, तो सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने तांबे का प्रयोग किया तथा सर्वप्रथम इन्होंने कांसे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, कांसे का प्रयोग किया। तो ये इसके कल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई। और एक बात बताएं आपको, धर्म से रिलेटेड यहाँ की अगर बात करें तो भैया यहाँ किसी भी प्रकार का कोई मंदिर के साक्ष्य या किसी भी प्रकार के इस तरीके का कोई चीज प्राप्त नहीं होती। तो ये कुछ इसकी चीजें थी जो बची थी, जो मैंने आपको बता दी। और इसके बाद अब हम आगे चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में, और वो आपके पेपर के लिए बहुत ही खास है। तो आज से आपका सिंधु घाटी सभ्यता द एंड, सिंधु घाटी सभ्यता से द एंड, लास्ट क्लास थी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। अब आपका टेस्ट आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का और मटेरियल आएगा। हाँ, जो भी मेरे महानुभाव अभी नए जुड़े हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो टेस्ट पेपर, प्रागैतिहासिक काल का टेस्ट पेपर वाले पॉइंट पे जाइएगा एप्लीकेशन के, वहां पर एक 60 प्रश्न का टेस्ट पेपर पड़ा होगा, वो भी जरूर दें। पढ़ने के बाद मतलब पहले आप क्लास रिकॉर्डिंग की जो क्लास है पुरानी वो कर लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट पेपर जरूर दे दीजिएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर है। और ऐसे ही अब अगला टेस्ट पेपर आएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है ना। आज यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। जरा आप थोड़ा सा देखते हैं बैक होकर के हल्का सा मैंने क्या पढ़ाया अभी तक, मैं वो जरा थोड़ा बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि मुझे आगे पढ़ाना क्या है। तो जरा दोस्तों समझना, आपका जो कला का इतिहास है पूरा, मैं बार बार उस चीज को लिखता हूँ दोस्तों, ये चीज याद होनी चाहिए। याद रखना, टीजीटी आर्ट में जो भी सिलेबस दिया गया है आपके आयोग के द्वारा, जो भी सिलेबस लिखा गया है, वो सिलेबस डायरेक्ट कहीं से ऐसे नहीं आपको मिल पाएगा। अगर कोई सोचो डायरेक्ट कहीं से ऐसे पढ़ने को मिल जाए, संभव कोई भी ऐसी बुक नहीं बनी जो डायरेक्ट पूरा सिलेबस दे दे आपको। बस इस सिलेबस में फैक्चुअल चीजें बहुत हैं, इस चीज को भी याद रखना। आपको फैक्ट बहुत याद करने पड़ेंगे और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास इतना बड़ा पोथी रख दी जाए और कह दो भैया याद कर लो, कोई नहीं याद कर सकता। इतना किसी के पास नहीं होती क्षमता याद करने की। बस तब कैसे याद होगा इतना बड़ा सिलेबस, तो इतना बड़ा सिलेबस तभी याद होगा जब आप उसको एक कंसेप्ट के तरीके से, एक माला की तरीके से, एक एक मूंगी जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, जब उस तरीके से पढ़ेंगे तो ये सारा सिलेबस याद हो जाएगा। और अभी तक मैंने पढ़ाया है प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता का काल। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपके पेपर में पूछते होंगे अब वो गलत नहीं होंगे और गलत होने भी नहीं चाहिए। ऐसे ही दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से क्लियर होता जाएगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो बस अब जरा देखिए मैंने पढ़ाया क्या है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने कला के संपूर्ण टीजीटी कला के इतिहास, इतना यही आना है आपके पूरे पेपर में। इसमें से प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद ये मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों। इसके बाद मैंने पढ़ा दिया है आद्य ऐतिहासिक काल। देखो दोस्तों टीजीटी कला का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं आप, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आप एक कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। ये दोस्तों मैंने दोनों विधिवत तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप इनका वीडियो रिकॉर्डिंग सही से पढ़ लेते हैं और उसका नोट्स बना लेते हैं तो वादा है इस चीज का, और टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं प्लस टेस्ट पेपर। तो दोस्तों इस चीज का वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा टीजीटी के एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। इतना विश्वास रखना मेरे ऊपर बस। जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता जाऊंगा इस चीज को, ठीक। तो ये दोनों मैंने टॉपिक क्लियर कर दिए हैं आपको, इनसे क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ आद्य ऐतिहासिक काल।
दोस्तों आपको लग रहा होगा यार कला का इतिहास 3 पार्ट में तोड़ दिया, 2 पार्ट खत्म कर दिए, 1 पार्ट बचा, मतलब एक तरीके से 60% सिलेबस कंप्लीट। ऐसा नहीं है, सिलेबस का मात्र 15 से 20%, 15%, 20% या 10% कह सकते हो अभी तक कंप्लीट हुआ होगा। अभी इससे ज्यादा और कुछ नहीं कंप्लीट हुआ। पूरा ये दोनों मिलकर के 10% और अकेले मिलकर के 90%, ये है रेशियो। तो ये समझ लो आपका अभी तक 10% केवल कंप्लीट हुआ है, बाकी 90 का 90% आपका पूरा अभी भी बाकी है, जिसे मुझे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों अब जरा देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में है क्या। तो मैं इसको रफ कर दूं, चल आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तो हो गया। ऐतिहासिक काल, कला के इतिहास में ऐतिहासिक काल के अंतर्गत बेसिकली हमको पढ़ना क्या है ये जरा देखो पहले। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको वैदिक काल से लेकर, वैदिक काल से लेकर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, वैदिक काल से लेकर, वैदिक काल से लेकर, और आपको कहां तक जाना है, कंपनी शैली तक, कंपनी शैली तक। इसी में समकालीन चित्रकार वगैरह सारे आ जाएंगे, ठीक है, परेशान ना होइएगा, सारे का सारा इसी में भरा है सब। आधुनिक, बेसिकली इसको कंपनी शैली ना कह करके हम एक सेकंड के लिए आधुनिक चित्रकला, आधुनिक काल इतना कहते ज्यादा सही है। अर्थात हमें ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक चलना है। आधुनिक काल सबसे मेजर पार्ट है ये, और इसी टाइम की आपकी कला आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो वैदिक काल से जब आप आधुनिक काल की तरफ चलते हो तो जरा एक चीज याद रख लो, ये चीज याद होनी चाहिए। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं याद है उससे ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। तो वो अब याद हो जाएगी, और अब ऐसा याद हो जाएगी कभी भूलने वाली नहीं है। ठीक, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूं। तो दोस्तों वैदिक काल से आधुनिक काल के बीच की जो यात्रा है, आपका पूरा आर्ट का सिलेबस, कंप्लीट आर्ट का सिलेबस फॉर टीजीटी आर्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इसी के बीच में है। कंप्लीट सिलेबस है इसके बीच में, कुछ भी नहीं छूटने वाला। केवल आप यहां से लेकर के यहां तक का कला का इतिहास पढ़ लीजिए, और एक बार ये भी देख लीजिए जो आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमने किस तरीके से संपूर्ण सिलेबस को केवल 2 पार्ट जो कंप्लीट कर दिए वो हो गया, तीसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट में भी कहां से, यहां से लेकर यहां तक किस तरीके से सारे टॉपिक को डाल दिया है, और सारे टॉपिक यहीं से आते हैं, और यही है आपका कंसेप्ट। जब आपको ये रास्ता पता चल जाएगा ना तो फिर याद करने में कठिनाई नहीं होगी। मेन होता है रास्ता। तो जरा देखते हैं यहाँ से आधुनिक काल तक हम कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले वैदिक काल, वैदिक काल के बाद हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली। अगर देखा जाए तो वैदिक काल के बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल कौन सा आता है दोस्तों, बड़े बड़े काल की बात करें, बाकी इनके बीच में बहुत सारा खिचड़ी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आपको एक यात्रा मालूम होना चाहिए कि हमने प्रागैतिहासिक सबसे प्राचीन काल की बात कर ली, प्रागैतिहासिक काल के थोड़ा सा आगे गए तो आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ली। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे दोस्तों तो वैदिक काल आएगा। और कैसे सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक काल आ गया, देखो जैसे जैसे हमारा दोस्तों इतिहास बढ़ता है वैसे वैसे मानवीय कल्चर बढ़ता है, और उसके चित्र बनाने की शैलियां उसी तरीके से चीजों में आगे विकास होता जाएगा। अगर हमें इतिहास के बढ़ता हुआ क्रम समझ में आ जाए तो चित्रकला की भी इतिहास का हमें बढ़ता हुआ क्रम समझ में आ जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इतिहास कैसे बढ़ रहा है उसको देखना है। इसके पहले क्या था, तो मैं कह सकता हूं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। इससे पहुंचे तो यहाँ तक। अब वैदिक काल से स्टार्ट हो जाता है ऐतिहासिक काल, तो यहाँ से कहाँ तक चलता है, पूरा आज तक जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वैदिक काल से आगे क्या आएगा, फिर मौर्य काल आएगा। अगर मौर्य काल के भी थोड़ा सा आगे चला जाए दोस्तों, फिर क्या आ जाएगा, गुप्त काल आएगा। गुप्त काल आएगा। अगर बात करें जो आप पढ़ते रहते हो ना ये गुफा वो गुफा, तो ये जितनी भी भित्ति चित्रकला की शुरुआत है हमारी, भित्ति चित्रकला का जो भी चीजें हैं वो सब इसी मौर्य और गुप्त काल में विकसित हुई हैं। जो भी आपकी भित्ति चित्रकला है, जैसे भित्ति चित्रकला का सबसे पहली गुफा है जोगीमारा, वो किस काल की है, वो मौर्य काल से रिलेशन रखती है, मौर्य काल से संबंध रखती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण भित्ति चित्रकला की गुफा जिसको आप अजंता के नाम से जानते हैं, वो किस काल की है, तो वो गुप्त काल की है। तो कह सकते हो आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पढ़ा तो पढ़ ही लिया, वैदिक काल में अब क्या पढ़ना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। चलो डायरेक्ट सुन लो। वैदिक काल में कला के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य दोस्तों नहीं हुआ। यह काल साहित्य का काल कहलाता है, साहित्य का काल कहलाता है। और इस काल में बेसिकली केवल लेखन कार्य किया गया। क्या काम किया गया, लेखन कार्य किया गया, अर्थात केवल चीजें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े महान महान ग्रंथ लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, पुराण, आरण्य, जाने का लिखा गया। वो तो आपके काम का नहीं है, जितना काम का है वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बस इतना याद रखिए कि वैदिक काल में कला से रिलेटेड विशेष कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम इसमें कला से रिलेटेड या इस काल को बहुत अधिक अध्ययन करने वाले नहीं है। जैसे इससे आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों मौर्य काल आएगा, और मौर्य काल से फिर भित्ति चित्रकला, गुफा और कई तरीके के पिलर्स, जैसे मौर्य काल में ही अशोक ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए, स्तूप का निर्माण कार्य इसी टाइम पर चालू हो गया था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म आए इसी टाइम पर, मतलब वैदिक काल के बाद, मौर्य काल से थोड़ा पहले ही। तो ये सारा जो कहानी है इसी टाइम पर होती है। तो मौर्य काल और गुप्त काल में हम बेसिकली आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है वो भित्ति चित्रकला को पढ़ा लेंगे। भित्ति
चित्रकला आपके सिलेबस में कहीं भी मौर्य काल और गुप्त काल नहीं लिखा गया, लेकिन दोस्तों भित्ति चित्र जरूर मेंशन है, लेकिन वो भित्ति चित्र संबंध किससे रखता है? मौर्य काल और गुप्त काल से संबंध रखता है। सबसे प्राचीन मौर्य काल में और कुछ इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं जो गुप्त काल से रिलेशन रखती हैं, वो जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। भित्ति चित्र कला को पढ़ लेंगे यहीं पर दोस्तों इस मंदिर स्थापत्य कला को पढ़ लेंगे, मंदिर स्थापत्य कला को। अब मंदिर स्थापत्य कला का सबसे पहली बार उद्भव कहाँ होता है? तो गुप्त काल में होता है। हिंदुस्तान में बनने वाले सबसे प्राचीन और प्रथम मंदिर किस काल के हैं दोस्तों? वो गुप्त काल के हैं। तो हम ये भी देख लेंगे इसी जगह पर, क्योंकि आपके मंदिरों से क्वेश्चन भाई साहब टीजीटी में पूछता जरूर है, कम से कम एक क्वेश्चन तो हर साल पूछता है, ठीक है ना। तो मंदिर स्थापत्य कला से क्वेश्चन आएंगे और इसकी क्या क्या शैलियां होती हैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। प्रॉपर चित्र बना करके मैं बताता हूँ, आप सभी लोगों को पता है, फिगर वगैरह का प्रयोग बहुत ज्यादा करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भित्ति चित्रकला पढ़ लेंगे और स्थापत्य कला पढ़ लेंगे, और जो भी गुप्त काल और मौर्य काल से रिलेटेड अन्य चीजें हैं जैसे स्तूप वगैरह, उसके बाद पिलर शिलालेख उस पर जो भी चित्रांकन किया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम इससे पढ़ लेंगे। दोस्तों पिछले साल के एग्जाम में आपको मालूम हो 2021 के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, आपने अगर गौर किया हो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन था, शिला से क्वेश्चन था, शिलालेख से क्वेश्चन था। अब कैसे क्वेश्चन आया है आप पेपर एक बार खोल के देखिए, फिर बताइएगा, ठीक है ना। हम बताएंगे आपको बाद में। फिर मौर्य काल गुप्त काल को देख लेंगे दोस्तों, वैदिक काल के बाद मौर्य काल के बाद गुप्त काल के बाद फिर कौन सा काल आएगा? तो वैसे तो आप सभी लोग पता है गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आता है, जिसे हम सामंत काल के नाम से जानते हैं। इस समय हमारा पूरा हिंदुस्तान कई सारे छोटे छोटे राजाओं के नियंत्रण में था, अर्थात एक मुक्त एक भारत नहीं था, भारत बिखर चुका था। इसीलिए भारत के अनेक क्षेत्रों पर अनेक शैलियों का विकास हुआ छोटी छोटी, और उन्हीं शैलियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पाल शैली वगैरह का नाम सुनते होंगे आप, अपभ्रंश शैली वगैरह का नाम सुनते होंगे आप, सब ये गुप्तोत्तर काल में आएंगे। गुप्तोत्तर काल के अंतिम चरण में ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट शैलियां हैं जो आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा। ये आता है बेसिकली गुप्तोत्तर काल के बाद की अगर बात करें तो आपका आएगा दिल्ली सल्तनत मुसलमानों का भारत पर आगमन होता है, ठीक है ना। और किस तरीके से हिंदुस्तान पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होता है, और पहला स्थापित होने वाला जो सल्तनत थी हिंदुस्तान में वो गुलाम थी, अर्थात गुलाम वंश। मैं दोस्तों इतिहास नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इतिहास से टीजीटी कला के सिलेबस को कोरिलेट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और सच मानो दोस्तों इस तरीके से आप अगर कला को पढ़ लेंगे तो सारी कला जो भी आपका टीजीटी में लिखा है सब कुछ आ जाएगा, और कठिन भी नहीं लगेगा, बहुत हलवा लगने वाला है। गुलाम वंश के टाइम पर चित्रकला पर जो भी काम किया, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दिल्ली सल्तनत से और मुगलकालीन चित्रकला से, ठीक है ना। और फिर आपको लगता है कहाँ से आ गया? यहीं से आया है, ठीक है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब गुलाम वंश के समय पर जो भी स्थापत्य कार्य किया गया, ठीक है ना, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह जो भी बने इसी टाइम पर बने, तो वो जो भी कार्य मतलब इस टाइम पर ये गुलाम वंश आएगा, तो गुलाम वंश का जो भी राजा जो भी चीज बनवाएगा कला से रिलेटेड, हमारी आर्ट और कला से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड जो भी चीज बनवाएगा, हमको केवल वो चीज पढ़नी है इस टाइम पे। बाकी गुलाम वंश की स्थापना किसने की, काहे की, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें राजनीतिक इतिहास नहीं पढ़ना, याद रखना। इतिहास के अंतर्गत एक चीज और सुन लो यहाँ पर, इतिहास बेसिकली राजनीतिक होता है, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत बेसिकली कला, हमें सामाजिक इतिहास, इसके अंतर्गत समाज में क्या क्या कला बना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है बेसिकली। क्या आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर को लेते हुए जब हम कंप्लीट टीजीटी सिलेबस करते हैं तभी आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है, अन्यथा ये सिलेबस कंप्लीट आपका नहीं होता है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब हमें नहीं पढ़ना, बेसिकली सामाजिक पढ़ना है। उस समय का समाज आर्ट एंड कल्चर में क्या करता था वो चीजें पढ़नी है। खिलजी वंशों ने क्या किया, ये लोग आए तो इन्होंने कुछ बनाया तो हो गया, कोई भी इंसान आता है तो कुछ ना कुछ तो बनाता है, तो इसको पढ़ लेंगे। तुगलक वंश आएगा, ये भी कुछ ना कुछ बनाएगा, इनको पढ़ लेंगे। सैयद वंश वाले आएंगे, ये भी कुछ बनाएंगे, तो इनको पढ़ डालेंगे। लोधी वंश आएंगे, ये भी कुछ बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। तो जो जो ये इंपॉर्टेंट बनाएंगे वो हम पढ़ लेंगे, और वही आपके एग्जाम में आएगा या आने की जिसकी संभावना होगी। तो ये पढ़ लेंगे। इसका कोड होता है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी का गुड़ खा के तशला में, इसलिए इसको बड़े आराम से याद कर सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक हुए, या कह सकते हो कौन कौन से वंश हुए। तो गुलाम हुआ, खिलजी हुआ, तुगलक हुआ, सैयद हुआ, लोधी हुआ। इसको याद करने का तरीका है गुड़ खा के तसला में, गुड़ मतलब गुलाम, खा के मतलब खिलजी, तसला मतलब तुगलक, सा मतलब सैयद, ला मतलब लोधी। इस तरीके से इसको बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया वैदिक काल के बाद मौर्य काल में क्या क्या आएगा, गुप्त काल में क्या क्या आएगा, ये दोनों चीजें यहीं पर आएंगी। गुप्तोत्तर काल में कुछ महत्वपूर्ण शैलियां आएंगी, क्षेत्रीय शैलियां। दिल्ली सल्तनत में इनके टाइम पर जो भी काम किया जाएगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बाद आते हैं मुगल। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। कौन सा वंश दोस्तों? लोधी वंश। लोधी वंश का बेहतरीन राजा और अंतिम राजा आता है इब्राहिम लोधी, और ये पराजित होता है एक मुगल, एक बेसिकली एक अफगान फरगाना के एक व्यक्ति से जिसका नाम था बाबर।
और बाबर और इनके बीच लड़ाई होती है और बाबर जीतता है, ये लोग हार जाते हैं और बाबर ही मुगल वंश की स्थापना कर देता है हिंदुस्तान में। हमें इतिहास ज्यादा नहीं देखना, बस उसके बाद देखना है कि बाबर ने भारत में आया तो आखिर किया क्या, कुछ बनवाया क्या। हाँ, ये जब आया तो बहुत सारे चित्रकारों को लेकर के आया था हिंदुस्तान में और एक नई चित्रकला शैली हिंदुस्तान में लेके आया। तो जो भी नई चित्रकला शैली हिंदुस्तान में लेकर आया होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं विधिवत तरीके से। फिर मुगल के बाद आपने देखा होगा मुगलों के ही लास्ट में अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेज जब भारत में आए तो इनकी भी कुछ अपनी शैली रही होगी, अपने पश्चिमी शैली रही होगी, वहां से ये इसको लेके आए और फिर हिंदुस्तान में आके बस गए। तो एक नई शैली का विकास होता है अंग्रेजों के समय, जिसको इंडो गोथिक शैली के नाम से जाना जाता है। बाद में एक कंपनी शैली भी इन्हीं के टाइम पर विकसित होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण, पटना वाले क्षेत्र में, बिहार के रीजन में। तो ये सारी चीजें हमारा यही इतिहास है और यही सारा आपका सिलेबस है। इसी सिलेबस के अंतर्गत सब कुछ आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और समकालीन चित्रकला भी आपका जब आपको पढ़ेंगे आधुनिक काल तो उसी टाइम पे आपका समकालीन चित्रकला की जितने भी चित्रकार हैं, बंगाल शैली के चित्रकार हैं, जितने भी महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, जितने भी कला संगठन है हिंदुस्तान में। सर राजस्थानी और पहाड़ी किसके अंतर्गत आएगी? राजस्थानी और पहाड़ी शैली जब हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत होगी, हेलो, जब हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत होती है और जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर होती है वैसे ही हिंदुस्तान के कई छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं और वही स्वतंत्र राज्य एक नई शैली का विकास करते हैं जिसे राजस्थानी शैली बेसिकली वो विकसित होती है मुगल काल में। किस काल में विकसित होती है? हेलो, क्लियर हो गया? ओके, हेलो, कोई कंफ्यूजन? सर मुगल काल क्लियर हो गया। यार एक लोग बोलिए, एक साथ दो लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी हमारे पास। कोई भी एक बोल दीजिए पहले। क्लियर हो गया सर। ठीक, थैंक यू। अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा बहुत पसीना आ रहा है, किसी का मैसेज पढ़ा जाए, मैसेज ट्रांसफर क्या था सर? ट्रांसफर चल, ओके। तो दोस्तों हम ये मतलब आपका ऐतिहासिक काल का ये सिलेबस है, यहाँ तक इस तरीके से हमको चलना है। हम अब इसको चलेंगे, यहाँ तक तो खत्म हो चुका है हमारा, हम इसको चलेंगे, जरा देखेंगे सिंधु घाटी से वैदिक कैसे आया और फिर वैदिक की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलो, सारी की सारी शैली हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहिएगा, आप परेशान ना होइएगा, कोई भी शैली नहीं बचेगी। जो आपके सिलेबस में लिखी है वो भी है, जो नहीं लिखी है वो भी। इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और सारी की सारी चीजें याद भी होंगी बड़े आसानी से। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल का। सबसे जो पहला स्टेशन है हमारे चलने का वो स्टेशन है वैदिक काल। ग्रंथ भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, बहुत सारे, हर साल एक एग्जाम में एक नए कोई ग्रंथ पूछ लेता है कि ये ग्रंथ कहाँ से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। तो ग्रंथों का मैंने इस तरीके से कलेक्शन तैयार किया है आपके पास कि एक बार तो पढ़ा देंगे, सारे के सारे कोड में है, मतलब सभी याद नहीं करने हैं। 30 से 40 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको आप केवल एक बार पढ़ेंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, इस चीज का वादा है, बस आप बने रहिए। सारा सारा कोड में है मटेरियल, जितनी भी चीजें रटने वाली हैं वो मैंने कोड में इस बार कर दी हैं और जो समझने वाली हैं उसको मैं कंसेप्ट और मैपिंग के माध्यम से समझा दूंगा। तो जैसे बात करें दोस्तों वैदिक काल, वैदिक काल की बात करते हैं तो ये काल कब आता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है जिसे हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगर इस काल की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो यह काल जो है आपका 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जाता है। 1500 बिफोर ऑफ क्राइस्ट से लेकर 600 बिफोर ऑफ क्राइस्ट तक ये समय चलता है, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल हम इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इस समय हमारे वेदों की रचना हुई थी, वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। अगर हम इस पूरे वैदिक काल को देखा जाए तो इस पूरे वैदिक काल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले का मतलब थोड़ा सा प्राचीन, जिसको हम 1500 बीसी से लेकर लगभग 1000 बीसी का टाइम, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का टाइम। इस टाइम में बेसिकली ये जो 1500 से 1000 का टाइम है, इस काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई है, ऋग्वेद की रचना हुई है। इसीलिए इस काल को अर्थात वैदिक काल के प्रारंभिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के काल में क्या हुआ, ऋग्वेद की रचना हुई और इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में क्या हुआ, 1000 से 600 बीसी का जो टाइम था, वैदिक काल का जो उत्तरवर्ती टाइम था, लास्ट का टाइम था, इस काल में 3 वेदों की रचना हुई। कितने वेदों की रचना हुई दोस्तों? 3 वेदों की रचना हुई। और ये 3 वेद कौन से थे? तो एक था यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, और एक था अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये 3 वेदों की रचना अकेले इस टाइम पर हुई। किस टाइम पर? उत्तर वैदिक काल। इसको हम बोल देते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल बोल देते हैं। तो वैदिक काल को अगर देखा जाए तो 2 भागों में विभाजित किया गया है।
आगे वाला पोर्शन मतलब प्राचीन पहले वाला पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट ऋग्वैदिक काल, चूंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद ही हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है ना, इससे ज्यादा प्राचीन कोई भी वेद नहीं है। बाद का काल, वैदिक काल के बाद का काल जो कहलाया है लास्ट वाला उत्तरवर्ती पार्ट, उसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इस काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की बेसिकली रचना हुई है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब अगर बात करें ऋग्वेद की, तो बात अभी करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा इनकी बात कर लो। यजुर्वेद जो है वो किस चीज से रिलेटेड रखता है, तो यज्ञों से रिलेशन रखता है। यज्ञ, यज्ञ से, यज्ञों से आपके काम का नहीं है, क्योंकि कौन सा आपको हवन करना है, ठीक है ना, तो ये यज्ञों से रिलेटेड है। इतिहास वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी है पढ़ना, बाकी इसको बहुत ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि यजुर्वेद का संबंध किस चीज से है, यज्ञों से है, ठीक है ना। और सामवेद संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके काम का है, टीजीटी सिलेबस में कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। जरा देखिए, सामवेद का संबंध संगीत से है, संगीत से है, कला से है, बेसिकली संगीत कला जितनी कलाओं से रिलेटेड है सामवेद आपका, ठीक है ना। और अथर्ववेद का संबंध आपका विज्ञान से है, विज्ञान से है, ठीक है ना, जादू टोने, जादू टोने, ठीक, या लौकिक जीवन, लौकिक जीवन, लौकिक जीवन वही है जो हमारे साथ हो रहा होता है, हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो लौकिक जीवन है। और एक अलौकिक जीवन होता है जिस जीवन की हम लोग कल्पना करते हैं, ईश्वरीय जीवन जो होता है वो अलौकिक जीवन होता है, वो एक कल्पना मात्र होता है, सच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो लौकिक जीवन की बात होती है अथर्ववेद में, और सिंपल सी बात है, बात किसकी हो रही है, विज्ञान की, और विज्ञान लौकिक जीवन का सबसे मुख्य आधार है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु क्या थी, तांबा थी, सभी लोग जानते हो, ठीक है ना। सबसे पहली धातु कौन सी, तांबा थी, ठीक है। तांबा के बाद मनुष्य ने कौन सी धातु खोजी, तो तांबा ये किस काल में थी, पाषाण काल में तांबा का यूज होता था। पाषाण काल से वैदिक काल, पाषाण काल से जब आपका सिंधु घाटी सभ्यता आया तो सिंधु घाटी में तांबे का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई धातु हम लोग ने यूज करना सीख चुके थे और जिसका नाम था कांसा, इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा के अलावा भी कई सारी धातुएं मिलती हैं। बस एक चीज याद रख लेना कि उत्तर वैदिक काल से एक विशेष प्रकार की धातु मिलती है जो यहीं पर मिलना स्टार्ट होती है, इसके पहले ये यहाँ पर भी नहीं थी और इसके पहले ये कहीं पर भी नहीं थी। तो उत्तर वैदिक काल में एक बहुत महत्वपूर्ण धातु मिलती है जिसका नाम है लोहा, ठीक है ना। तो लोहा धातु का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल में जब लोहा मिल गया तो चूंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी और इतिहासकार कहते हैं इसका विनाश हो जाता है कुछ समय बाद। और क्यों विनाश हो गया इसके लिए बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, कोई भी सच नहीं बता पाता कि यार इसका विनाश कैसे हो गया। कोई कहता है बहुत बड़ी बाढ़ आई इसलिए विनाश हो गया, कोई कहता है आग लग गई इसलिए विनाश हो गया। इतनी बड़ी सभ्यता आग से विनाश हो जाएगी, ना पानी से विनाश हो जाएगी, कोई ना कोई बहुत बड़ा मेजर कारण रहा होगा, या कह सकते हो सभी सम्मिलित कारण हो सकते हैं। कोई एक सभ्यता, कोई एक कारण किसी एक सभ्यता का विनाश करने के लिए सक्षम नहीं होता। तो इतना याद रख लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और चूंकि जब ये सभ्यता समाप्त हो गई तो जब भी कोई चीज समाप्त होती है तो उसका समूल नाश नहीं होता, एक दो लोग तो बच ही जाते हैं, कह सकते हो कुछ बस्तियां बच जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब का विनाश हुआ तो हो सकता है उस टाइम की कुछ बस्तियां बच गई हों और जो बस्तियां बच गई उन्होंने ग्रामीण जीवन जीना चालू कर दिया हो, क्योंकि शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन जीना आसान होता है इंसान के लिए, ठीक है ना। शहरी जीवन थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में बच गए रहे होंगे लोग वो अब वैदिक काल का निर्माण करते हैं। और ये वैदिक काल इसीलिए एक शहरी सभ्यता ना होकर के ये एक ऐसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। वैसे तो देखा जाए तो शहर के बाद और बड़ा शहर आना चाहिए, लेकिन देखो शहर के बाद बड़ा शहर ना करके पुनः एक बार ग्रामीण सभ्यता का क्या होता है, उदय होता है, ठीक है ना। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। अब यही ग्रामीण सभ्यता ऋग्वैदिक काल में तो ये पूर्णतः ग्रामीण रहेगी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचेंगे और हमें लोहा मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो यही ग्रामीण सभ्यता एक बार पुनः शहर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी कारण से उत्तर वैदिक काल के बाद जो टाइम आता है, यहाँ जो भी बस्तियां थी उत्तर वैदिक काल में, जो भी कबीले और बस्तियां हुआ करती थी जिन्होंने लोहा बड़े स्तर पर उत्पादन किया, लोहे से बड़े स्तर पर उन्होंने औजार बनाने स्टार्ट किए और औजार बनाया तो बड़े स्तर पर उन्होंने खेती प्रारंभ की। और इसी काल की जो छोटी छोटी बस्तियां थी, ग्रामीण बस्तियां, वही आगे डेवलप कर गई और एक डेवलप बस्तियों में कन्वर्ट हो गई। और यही इस काल में छोटी छोटी बस्तियां दोस्तों जन कहलाती थी। क्या कहलाती थी, जन कहलाती थी। और यही छोटी छोटी बस्तियां जब आगे डेवलप कर जाती हैं तो इन्हीं को जनपद कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, जनपद कहा गया। और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल के बाद का जो टाइम आता है उसे महाजनपद काल कहा जाता है, महाजनपद काल कहा जाता है। और यह काल बुद्धिजीवियों का काल था, क्योंकि यार यहाँ ग्रामीण हो, यहाँ थोड़ा सा डेवलप किए, कबीले अच्छे अच्छे बनाए, कृषि का खूब उत्पादन किया, फिर धीरे धीरे से जनपद बन गए, मतलब बड़े बड़े जिले आ गए। और हिंदुस्तान में महाजनपद काल में पता चलता है कि 16 महाजनपद थे, मगर काशी कोसलंग चेदिवत कुरु पांचाल अस्मत सूरसेन गांधार रज कंबोज हिमल, इस तरीके से टोटल 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और ये 16 महाजनपद बहुत बड़े बड़े महाजनपद थे, जैसे आज कानपुर एक महाजनपद है, ठीक इसी प्रकार हिंदुस्तान में 16 महाजनपद वैदिक काल के बाद हमारे सामने आते हैं।
और ये एक बुद्धिजीवियों का काल था, क्योंकि जनपद में अर्थात जो शहर होते हैं, शहर में मूर्ख तो रहते नहीं हैं, शहर में पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग ही रहते हैं। और यही कारण है कि महाजनपद काल के टाइम दो बड़े धर्म का उदय होता है, और ये दो बड़े धर्म थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोस्तों ये आपके सिलेबस के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आगे आगे बताने वाला हूँ। बस अभी आप इतना समझिए कि उत्तर वैदिक काल में 3 ग्रंथ लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है, सामवेद संगीत कला से संबंधित है, और अथर्ववेद आपका विज्ञान से संबंधित है। ये आपका पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्राचीन वेद है जो कला से संबंध रखता है। तो अगर कोई वेद पूछ ले कौन सा है तो सामवेद है, ठीक है ना। अगर बात करें हम थोड़ा सा ऋग्वेद की, थोड़ा सा चर्चा कर लें, सबसे प्राचीन है यार, उसकी बात करना जरूरी है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? दीपक नाम आ रहा है। विवेक माइक खोलिए और बताइए। विवेक क्या आप प्रेजेंट हैं? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? क्या हो गया भाई, आप लोग तो बिल्कुल समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है, बढ़िया। यस। ओके, इसी बात पर एक लाइन सुन लीजिए, इसी बात पर एक लाइन सुना दूं मैं आपको, इसी बात पर एक लाइन सुना दूं, थोड़ा सा बिना पूछ कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुन चुन, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और लेकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए? सुनो। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों किस ग्रंथ की रचना की गई? ऋग्वेद की रचना की गई। किसकी रचना की गई? ऋग्वेद की रचना की गई। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ज्यादातर जब कोई प्राचीनता की बात होती है तो ऋग्वेद का ही नाम आता है, ठीक है ना। और ऋग्वेद से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि ऋग्वेद में टोटल मंत्र कितने हैं? मंत्र, मंगलम भगवान विष्णु वाला नहीं, मंत्र कितने हैं टोटल? ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं। बेसिकली ये श्लोक है, ठीक है ना। 10,462 मंत्र हैं, ठीक है। और अगर बात करें पूरा जो ऋग्वेद है ये कुल 10 मंडलों में विभाजित है। किसमें विभाजित है दोस्तों? 10 मंडलों में, 10 मंडलों में विभाजित है। और इसका सबसे नवीन मंडल है 10वां, नवीन मंडल है आपका 10वां। तो इतनी चीज समझ में आ गई। और इसी वेद में हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को हरि यूपिया कहा गया है, हरि यूपिया कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसका वध नहीं किया जा सकता। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऋग्वेद से संबंध रखती हैं। अब अगर कोई बंदा ऋग्वेद का उच्चारण करता है, ठीक है ना, जैसे वेद का उच्चारण करने वाले को वेद पाठी ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है ना, वैसे ही अगर आप ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? तो होत्र या होता कहा जाता है। होत्र या होता, होत्र या होता कहा जाता है। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले को अर्धयु कहा जाता है। और सामवेद जो संगीत और कला से संबंधित है, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाथा कहा जाता है। और याद रखना, ऋग्वेद लास्ट वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं, जो इनका उच्चारण करते हैं, ऋषि होते हैं, उनको ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये चीज याद रख लेना, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होता कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन वेद है, 10,462 मंत्र है, 10 मंडलों में विभाजित है। सबसे नवीन मंडल ये है। गाय को अघन्या कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता को हरि यूपिया कहा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके वेद से रिलेटेड है। मैं जरा आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बता रहा हूं कि इस काल के बाद, इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है लोहा की खोज। लोहा की खोज सबसे मेन विशेषता है यार दोस्तों। इसको इसीलिए तोड़ा गया है अलग। अगर लोहा खोजा ना जाता तो इसको 2 भागों में ना तोड़ते। हम पहली बात तो याद रख लो, 2 भागों में तोड़े जाने का मुख्य रीजन है लोहा की खोज। पहली बार लोहा को खोजा गया था तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था सभ्यता का, इसीलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। थोड़ा इससे डेवलप थी, ये शहरी नहीं थी, याद रखना। ये भी एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पहले वाली शहरी थी। अब इसके बाद जो आएगी, इसके बाद जो आएगी वो एक शहरी सभ्यता ही होगी। जरा देखना वो कौन। इस समय जो भी बस्तियां थी, इस समय जो भी कबीले थे, कबीले या बस्तियां थी, ठीक है ना, जो भी कबीले या बस्तियां थी वो लोहा की खोज के कारण आगे डेवलप कर गई। और डेवलप करके इस समय जो बस्तियां थी या राज्य कहलाते थे जो छोटे छोटे, उनको जन कहा जाता था। और यही जब डेवलप कर गए तो आगे चल के क्या कहलाए? जनपद कहलाए। और यही जब और ज्यादा डेवलप कर गए तो महाजनपद कहलाए। और इस महाजनपद आता है उत्तर वैदिक काल के बाद। महाजनपद कब आता है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल के बाद। मैंने बताया है महाजनपद है
तो बड़े अच्छे अच्छे लोग होंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होंगे यहाँ पर। एक चीज और जरा समझ में यहीं पर थोड़ा सा, उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल तो फिर भी ठीक था, यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यज्ञीय कर्मकांड बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुके थे। ब्राह्मण वर्चस्व था। क्या था? ब्राह्मण वर्चस्व था। निम्न वर्ग के लोग, वैश्य शूद्र जो थे, ठीक है ना, वर्ण कितने होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो होते हैं, तो इस समय ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा वर्चस्व था। इतना ज्यादा वर्चस्व था क्योंकि उन्होंने हर चीज को यज्ञ से जोड़ रखा था अपने फायदे के लिए, जो इतिहास में लिखा मिलता है, ठीक है ना। तो बाकी जो इससे निम्न वर्ग के लोग थे, वैश्य और शूद्र, ये परेशान हो गए थे इन ब्राह्मण वर्चस्ववादी लोगों से, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कठिन था, इनका जो क्रियाकलाप था, व्यवस्था थी, बड़ी कठिन थी और इनके बस में नहीं थी, इसलिए ये परेशान हो गए थे और इनको एक नए धर्म की जरूरत थी। और इस टाइम पर इसी चीज में सुधार किया जाता है और गंगा की घाटी में, कहाँ पर दोस्तों? गंगा की घाटी में दो नए धर्मों का उदय होता है। और ये जो दो नए धर्म उदय होते हैं, दो नए धर्म जो उदय होते हैं, ये इसी ब्राह्मण वर्चस्ववादी धर्म को काउंटर करने के लिए आता है। इसको करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये दो धर्म आते हैं। और ये दो धर्म क्या हैं? तो पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, ठीक है ना। कोई पूछे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय आखिर क्यों हुआ? क्या धर्म नहीं था क्या इसके पहले? था भैया, सनातन धर्म था। सनातन धर्म था, हिंदू वाला ब्राह्मण वर्चस्ववादी धर्म था, ठीक है ना, ब्राह्मण धर्म था इससे पहले। तो इस धर्म के अलावा भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म आखिर क्यों आए? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म इस धर्म को काउंटर करने के लिए आए, क्योंकि इस धर्म को वैश्य और शूद्र को बड़ी समस्या होती थी। वैश्य और शूद्र जो कि सबसे बड़ा समुदाय होता था, ये बड़ा परेशान था इस धर्म से, और इसीलिए एक नया धर्म आया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसमें से जैन धर्म ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया, हालांकि आया तो पहले लेकिन डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन बौद्ध धर्म जो कि जैन धर्म के जस्ट बाद आया, या कह सकते हो पैरेलल ही आया, थोड़ा सा अंतर था इनमें दोनों में, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेवलप कर गया। और हिंदुस्तान की जितनी भी गुफाएं बनी हैं, ज्यादातर बौद्ध, जैन या हिंदू धर्म से ही रिलेटेड हैं। और इसलिए इस चीज को पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है, इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूरी हो जाती है। जब आपकी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तभी आप एलोरा अजंता की गुफाओं के चित्रों को सही से याद कर सकते हैं, सित्तन वासल जैसी गुफाओं को याद कर सकते हैं। दोस्तों, सित्तन वासल की गुफाएं पूरी तरीके से जैन धर्मानुयायी गुफाएं हैं, अर्थात यहाँ जैन धर्म से रिलेटेड ही चित्र बनाए गए हैं, उनके दार्शनिकों के, उनके जो भी गुरु हैं, उनके चित्र बनाए गए हैं। तो वो, अब अगर आप ये सारी चीजें यहाँ पढ़ लोगे, तो फिर जब वो चीजें आएंगी ना, तो वो चीजें बिल्कुल आप तक तह लगती हुई चली जाएंगी, आपको उसको याद करने में या रटने का काम नहीं करेंगे, उनको आप बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन नहीं मारेंगे, ऑटोमेटिक चीजें याद होती चली जाएंगी, बस आपको हर चीज का कारण पता चल जाए। तो जैन बौद्ध महाजनपद काल में क्यों आए? इस धर्म के काउंटर के परिणाम स्वरूप आए। इसको श्रमण आंदोलन, श्रमण आंदोलन के नाम से भी दोस्त। हाँ हेलो, हाँ सर, मनीष बोल रहा हूँ। मनीष बोलिए। एक क्वेश्चन था जो, बताइए। कह रहे थे कि जैसे जो बता रहे थे कि सनातन धर्म के बाद ये, हाँ हाँ बताइए, आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड। हेलो, हाँ मनीष बताइए। मैं कह रहा था कि सर आप कह रहे थे कि जो है सनातन धर्म के बाद जो है जैन धर्म और हाँ। बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो क्या हाँ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म आने पे जो है क्या वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई थी क्या? नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं खत्म हो गई थी, वर्ण व्यवस्था नहीं खत्म हो गई थी, लेकिन इसके जो मानने वाले थे, वर्ण व्यवस्था, देखो इस ब्राह्मण धर्म की जो सबसे बड़ी कमी थी उस टाइम पर, जिसके कारण ये धर्म दो आए, केवल वर्ण व्यवस्था एक कारण नहीं है, यज्ञीय कर्मकांड इसके सबसे बड़े कारण थे, वर्ण व्यवस्था भी उसका एक कारण है। तो अब ये जब आएंगे थोड़ा सा मतलब सुधार करने, तो हर चीज तो नहीं सुधार करेंगे, लेकिन काफी हद तक चीजें सुधार करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म को जो लोग मान लेते थे, उनके अंदर जाति का जो डिफरेंस था कि आप किस जाति के हैं, मैं किस जाति का हूँ, ये मानना बंद हो गया था। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म में किसी की भी एंट्री थी, जबकि वैदिक धर्म में, हमारा जो ये वैदिक धर्म था, यहाँ वैश्य और शूद्र को ज्ञान प्राप्ति का ही अधिकार नहीं था इस चीज के लिए, ठीक है ना, खत्म नहीं हुआ था। वर्ण व्यवस्था तो यहाँ बन गई, तो वो कंटिन्यू चलेगी, अब आज भी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था कैसे खत्म हो जाएगी? नहीं, जैसे आने का मतलब हमें लगा कि खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं, प्रयास किया था, लेकिन वही चीज है ना कि इतना ज्यादा इनका वर्चस्व था कि ये केवल काउंटर कर पाए, बाकी कुछ कर नहीं पाए विशेष। हाँ, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया उनका जरूर उद्धार हो गया। और इनको एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? केवल वैश्य और शूद्र। क्षत्रियों की संख्या गिनी चुनी थी, ब्राह्मण की संख्या तो थी ही नहीं। बाद में क्या करते हैं, ये खुद ब्राह्मणवादी हो जाते हैं, तो फिर खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं पूछ रहा था कि मान लीजिए कि अगर ये बौद्ध जैन धर्म आ गए, तो इन्होंने जो है बहुत सारा जो है एक गुफाएं में जो है ये स्थापत्य कला का विकास किया इन्होंने, तो उसमें फिर इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, ये लोग आए। आगे जब हम बढ़ेंगे 11वीं शताब्दी के पास पहुंचे, सॉरी गुप्त काल में जब पहुंचेंगे,
तो गुप्त काल के जो भी राजा इसके अनुयायी होंगे, अपने भगवान का हर व्यक्ति मंदिर बनवाना चाहता है, तो वो लोग बनाएंगे, ये लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने अगर मान लीजिए जैन और बौद्ध का बनवाया, उन्होंने हिंदू धर्म का भी बनवाया साथ में। बिल्कुल बनवाया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पिताजी के चारों पुत्र एक ही विचारधारा के नहीं होते। एक ही साम्राज्य में कई राजा आएंगे, कोई जैन को मानेगा तो वो जैन की गुफाएं बनवा देगा, कोई बुद्ध को मानेगा। अब जैसे पाल वंश के राजा जो आए बंगाल वाले क्षेत्र में, उन्होंने केवल बौद्ध धर्म का बनवाया, कोई मतलब ही नहीं था। गुजरात वाले क्षेत्र में उन्होंने जैन धर्म का चीज करवाया काम, अपभ्रंश शैली का निर्माण करवा दिया। तो मानने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर शिव को मानते हैं तो मंदिर शिव का ही बनवाएंगे, किसी अदर देवता का नहीं बनवाएंगे। ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है ना? हाँ, ओके ठीक है। चलो भैया, तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। हम एक लाइन लिखा था मैंने, श्रमण। मैंने कहा ये जो दोनों धर्म है श्रमण परंपरा के अनुयायी थे। श्रमण परंपरा, ये शब्द पूछा गया है, परंपरा। इस श्रमण परंपरा क्या होता है? तो श्रमण परंपरा का मतलब ही होता है वैदिक कर्मकांडी, वैदिक यज्ञीय कर्मकांड का विरोध करने वाले, या कह सकते हो ब्राह्मण वर्चस्ववाद का विरोध करने वाले को ही हम श्रमण कहते हैं। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों श्रमण परंपरावादी धर्म थे। इस चीज को भी याद कर लीजिएगा। चलो भैया, तो जैसे कि मैंने बात कर दी कि इसके बाद महाजनपद काल आया, और महाजनपद काल में दो धर्म है। थोड़ा सा मैं एक चीज और लिखूंगा, महाजनपद काल। महाजनपद काल दोस्तों, ठीक है ना? ये महाजनपद काल का जो टाइम था, 6ठी शताब्दी बीसी, शताब्दी बीसी से 4थी शताब्दी बीसी। इसी टाइम पर बेसिकली ये महाजनपद काल में कुल जनपद कितने थे? महाजनपद कितने थे? तो इनकी संख्या 16 थी। इसका उल्लेख हमें कहां से मिला है? तो इन्हीं जैन और बौद्ध धर्म से ही, उनके ग्रंथों से मिला है, जिनमें से एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म, और एक जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र में यह लिखा मिलता है कि इस टाइम पर हिंदुस्तान में 16 बड़े बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, जिनमें सबसे आप नाम जानते होंगे, मगध, काशी, कोसल, अंग, चेदी, वत्सु, पंचाल, अस्मक, सूरसेन, गांधार, वत्स। इस तरीके से ये 16 कुल महाजनपद हैं। और ये बात कहाँ मिलती है? तो जैन के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ऐसे तो बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं, इंपॉर्टेंट है अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में हमें सर्वप्रथम 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो बताता है कि इस टाइम पर हिंदुस्तान में कुल 16 महाजनपद थे। तो इस चीज को आप याद कर सकते हैं। ये बस इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये पूछ लेता है भगवती सूत्र का संबंध किस ग्रंथ से, मतलब किस धर्म से है? जैन धर्म से, अंगुत्तर निकाय का बौद्ध धर्म से। अब जरा देखना, मैं बता रहा था कि इस टाइम पर गंगा की घाटी में, किसकी घाटी में? गंगा की घाटी में ये दो धर्म आए। कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इनमें सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले अगर बात करें तो आपका आता है जैन धर्म। क्या आता है? जैन धर्म। सबसे पहले कौन आता है दोस्तों? जैन धर्म आता है। अगर जैन धर्म के संस्थापक की हम बात करें, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में, बाकी हम आगे बढ़ जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक, और ये सब चीज आपको याद करनी है। इसके संस्थापक थे दोस्तों ऋषभ देव, और मैं बताऊंगा यहाँ क्वेश्चन आएगा कैसे आपके एग्जाम में। ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक इनको नहीं कहा जाता। इनके जो वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक जो थे, वो कहलाते हैं दोस्तों महावीर स्वामी। कौन स्वामी? महावीर स्वामी। ये क्षत्रिय थे, इस चीज को याद रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक, जैन धार्मिक आंदोलन के, बेसिकली ये जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, जैन धार्मिक आंदोलन के वास्तविक संस्थापक में इनकी गिनती होती है महावीर स्वामी जी की। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इन महावीर स्वामी जी की बात करें, यहाँ पर बात कर लेते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या था महावीर स्वामी जी का टाइम? तो ये 540 डेट याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट इसकी डेट है। 540 बीसी से लेकर के 468 बीसी, ये दोस्तों इनकी डेट है। कौन आ रहा है? नहीं आ रहा। चलो, 540 बीसी से 468 इनकी डेट है। ये इनकी जन्म डेट है, ये इनकी मृत्यु डेट है। तो इस चीज को आप याद रखना। 540 बीसी से 468 बीसी महावीर स्वामी का है, ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। बाकी इनके संस्थापक मुख्य रूप से कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव माने जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली। कहाँ पर दोस्तों हुआ था? वैशाली के पास एक जगह पड़ती है कुंडग्राम। कुंडग्राम, वैशाली के पास एक जगह पड़ती है कुंडग्राम, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम अगर बात करें कि जैन, तो किनके? महावीर की बात हो रही ना? हाँ, महावीर के अगर बचपन का नाम आपसे कोई पूछे क्या था, तो इनको हम वर्धमान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धमान के नाम से जानते हैं, जबकि बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो आगे हम बात करेंगे, ये भी वर्धमान ही कहलाएंगे, लेकिन जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो यही वर्धमान क्या कहलाएंगे? महावीर कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे? महावीर कहलाएंगे, आहर कहलाएंगे, जिन कहलाएंगे, केवलिन कहलाएंगे। कोई पूछे ये सब किसके नाम है? महावीर किसका नाम है? महावीर का ही नाम है, मतलब महावीर वर्धमान का। आहर किसका नाम है? ये भी महावीर का ही नाम है। जिन किसका नाम है? ये भी भाई साहब महावीर या वर्धमान जिसको कह सकते हो नाम है। केवलिन किसका नाम है? ये सब वर्धमान के ही नाम है, बस जैसे इनको ज्ञान मिला वैसे इनका नाम बदल गया। अर्थात जिन कहलाए, महावीर कहलाए, आहर कहलाए, जिन कहलाए और केवलिन कहलाए। महावीर का मतलब पता ही होता है, महावीर होता है, अर्थात ये वीरता का संबंध है, किससे? वीरता से संबंधित है। आहर का मतलब होता है योग्य, और जिन का मतलब होता है विजेता। जैन धर्म में जिन का मतलब होता है विजेता, और केवलिन का मतलब होता है ज्ञानी। केवलिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्ञानी हुआ, ज्ञानी होता है। अगर कोई पूछे कि भैया इनको ज्ञान कहाँ मिला था, तो पहली बात तो इनको ज्ञान भाई 30 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। कितने साल के थे ये? 30 साल के थे। इनको ज्ञान मिला किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे किस जगह पर? जंभिक नामक ग्राम में। जंभिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये कुछ महावीर से रिलेटेड हो गए, महावीर के ज्ञान का सारा कहानी हो गया। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ले महावीर से रिलेटेड और आगे, फिर थोड़ा बुद्ध की बात कर ले, फिर आगे बढ़ जाए। ये सब आपका बेस है, ये आपका तैयार करता है बेस, ताकि आपको चीजें याद होने लगे। ये आपका बेस, ताकि चीजें आपको, गला बैठ जाता है बड़ा जल्दी बोलते बोलते। चलो, तो भाई साहब महावीर के बारे में मैंने बता दिया, वास्तविक संस्थापक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो बता दिया। अगर हम बात करें कि जैन धर्म, हम बात किसकी कर रहे थे? जैन धर्म की बात कर रहे थे ना मेरा, जैन धर्म। अगर हम बात करें जैन धर्म में जो भी ग्रंथ लिखे गए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वो किस भाषा में लिखे गए? तो विकल्प बोल देगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्राह्मी। ब्राह्मी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्राह्मी। तो किसका सही होगा आंसर? सिंपल सी बात है, जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए, ना तो अपभ्रंश में लिखे गए, ना तो ब्राह्मी में लिखे गए, ना तो पाली में लिखे गए, लिखे किसमें गए? प्राकृत भाषा में। अब भैया जिस समय जैन धर्म आया उस समय की सबसे बड़ी भाषा कौन थी? संस्कृत। वही हालत था जिस समय ये धार्मिक आंदोलन चल रहा था दोस्तों। हालत वही थे कि पूरा हिंदुस्तान, जैसे आज हिंदुस्तान की भाषा क्या है? लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है ना, लेकिन एक लैंग्वेज और है इंग्लिश। ज्यादातर लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन संस्कृत भी हमारे देश की भाषा तो नहीं है, लेकिन भाषा के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। बोली नहीं जाती तो क्या हुआ? तो आज जैसे कई सारी भाषाएं हैं, वैसे उस समय भी कई सारी भाषाएं हुआ करती थी। आज जैसे सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्चस्व इंग्लिश का है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको अपनी बात को सब तक पहुंचाना है, सपोज करो एक गांव में जाके अपनी बात कहनी है, तो अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कोई आपकी बात सुनेगा क्या? कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि गांव वालों को इंग्लिश थोड़ी ना आती है। जिसको आती है वो तो समझ जाएगा। और गांव में क्या है, 100 में से 100% में से केवल 2% या 1% बहुत ज्यादा भाई इंग्लिश बोलेगा या इंग्लिश समझ लेगा। अरे यार बाहर की गांव की बात क्या करो, शहर में ही कौन समझ पाता है पूरी तरीके से 100% इंग्लिश, ठीक है ना। बहुत कम लोग इंग्लिश के समझदार हैं आज, लेकिन आज मेन भाषा क्या है? इंग्लिश है। लेकिन उसके बावजूद भी इसको समझना आज की डेट में कुछ गिने चुने लोगों की है, ज्यादा सब लोग को इंग्लिश नहीं समझ सकते। अगर बहुत ज्यादा फ्रेंकली इंग्लिश बोल दिया जाए तो ऐसे उड़ जाएगी ऊपर से, हमें तो नहीं समझ में आती ज्यादा, बाकी आप लोगों को हो सकता है आती हो। तो जिस प्रकार आज इंग्लिश सबसे मेन भाषा है, इसी प्रकार वैदिक काल में सबसे मेन, या इस काल में सबसे मेन भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इस काल में सबसे मेन भाषा क्या थी? संस्कृत थी। लेकिन उसके बावजूद भी जैन धर्म ने अपने जो विचार हैं या अपने जो ग्रंथ हैं तो वो प्राकृत भाषा में रचवाए, या अपने जो भी विचार लोगों तक पहुंचाए वो प्राकृत भाषा में लिखवाए। ऐसा क्यों? बौद्ध आते हैं तो वो पाली भाषा में लिखवाते हैं, ऐसा क्यों? जबकि मेन भाषा ये थी। ऐसा इसलिए क्योंकि संस्कृत उस समय सबसे टफेस्ट लैंग्वेज थी, और दोस्तों आज भी सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि माता है, माता को समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती। सभी भाषाओं की माता है संस्कृत, ठीक है ना। और दुनिया की जितनी लैंग्वेज है सब इसी से निकली है, और ये वास्तव में कठिन है यार। संस्कृत से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, संस्कृत से ज्यादा साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। इंग्लिश किसी गेर में ही नहीं आती उसके, ठीक है। सबसे कठिन लैंग्वेज है दोस्तों संस्कृत, और वैदिक धर्म पूरी तरीके से आधारित था संस्कृत पे, पूरी तरीके से आधारित था संस्कृत पे। अर्थात ये कुछ भी अपनी सूचना समाज तक पहुंचानी है तो संस्कृत पे। समाज गैर पढ़ा लिखा था उस टाइम का, वैसे शूद्र जो समाज में सबसे ज्यादा था वो गैर पढ़ा लिखा था, तो संस्कृत समझ नहीं पाता था, तो इनकी बातें कैसे समझता? फिर जो मर्जी होती थी करवाते थे। इस टाइम पर इन्होंने सोचा क्या, जैन धर्म ने या बौद्ध धर्म ने, यार ऐसा किया जाए कि सबसे आसान लैंग्वेज गांव तक पहुंचाई जाए, लोगों तक सबसे इजी लैंग्वेज का प्रकार, मतलब इजी लैंग्वेज प्रस्तुत की जाए। तो ये लोग उस समय की जो सबसे लोकल और इजी लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, और इसीलिए इन्होंने प्राकृत का उस समय के समाज में प्रयोग किया। और इसीलिए जैन धर्म के ज्यादातर ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं? प्राकृत भाषा में लिखे हैं। प्राकृत भाषा हो गई, पाली भाषा हो गई, ये सारी की सारी भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी आसान भाषा है।
जैसे हिंदी एक शुद्ध हिंदी होती है, एक हिंदी नॉर्मल टूटी फूटी जो गांव में बोलते हैं, जैसे कई बार मैं ही बोल देता हूँ, मेरी भाषा थोड़ा बुंदेलखंड की है, तो कई बार फ्लो में आ जाती है, तो आप लोगों को लगता होगा सर कहाँ पहुंच गए। तो वही है कि मातृभाषा का संपुट कभी भी आपकी जुबान से नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं संपुट बना ही रहता है। तो यही चीज इन्होंने सोचा कि यार सबसे पहली बात तो अपने धर्म का विकास करना है, तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो समाज में हर व्यक्ति को समझ में आए, और उस समय समाज में वही व्यक्ति पाली भाषा समझ में आती थी, इसलिए इन्होंने पाली का प्रयोग इन्होंने किया। और दूसरी जो टूटी फूटी लैंग्वेज थी वो थी बौद्ध धर्म की लैंग्वेज क्या थी, पाली थी, इनकी थी प्राकृत, तो उन्होंने पाली का प्रयोग किया, इन्होंने दोनों ने संस्कृत का प्रयोग नहीं किया। तो अगर आपसे कोई पूछे जैन धर्म की भाषा क्या थी या उसके ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और अगर कोई पूछे बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि वैदिक ग्रंथ सारे किस में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कि जितने भी जैन धर्म में तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर बोले तो गुरु मतलब टीचर, जैन धर्म के जितने भी टीचर हुए, जैसे एक महावीर टीचर हैं, ऐसे ही कई सारे टीचर हुए इस धर्म में, तो सभी टीचर का कोई ना कोई चित्र के साथ संबंध है। एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई ये बताइए कि महावीर का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र से है, सिंह दे देगा, बाघ दे देगा, चीता दे देगा, गैंडा दे देगा, हाथी दे देगा, अब बताओ भैया किसमें है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैन धर्म में जितने भी महत्वपूर्ण टीचर हुए हैं उनका संबंध किस चित्र से है, वो चीज मैं लिखने जा रहा हूँ, और इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जरा देखते हैं, पहला नाम मैं लिख रहा हूँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट बंदा है जैन धर्म का, वो बंदा है महावीर। ठीक है ना, इनको भगवान की उपाधि प्राप्त है महावीर। महावीर का संबंध किस जीव से है, किस चित्र के किस जीव से है, तो वो है दोस्तों सिंह। वैसे भी नाम से भी याद हो जाएगा महावीर, मतलब बहुत बड़े वीर जीव की बात हो रही है, और सबसे बड़ा वीर कौन होता है, मतलब सिंह, सिंह सबसे शक्तिशाली होता है। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ये भी याद रख लीजिएगा, 24वें नंबर के। अब बस कोई पूछे जैन धर्म में टोटल कितने टीचर हुए हैं, तो 24 टीचर हुए हैं। कितने टीचर हुए हैं, 24, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो महावीर 24वें थे, लास्ट वाले थे, और इनका जो जीव से संबंध है वो सिंह से संबंध है। दूसरा नाम अगर आपको मैं बता दूं तो 23वें नंबर के तीर्थंकर, जिन्हें हम पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं, पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये 23वें नंबर के थे, मतलब इनसे जस्ट पहले वाले थे पार्श्वनाथ महोदय, और इनका संबंध था दोस्तों सर्प से। किससे, सर्प से संबंध था। सर्प सही बना है कि नहीं बना, क्यों मनीष ऐसा? हाँ सर, एक नंबर है सर। अभी बहुत सारे चित्र आएंगे, आप तो जानते ही हो हमें दो चीज बहुत पसंद है, एक चित्रकारी करना मतलब पेंटिंग बनाना, और आप हमारी तुलना, वैसे तुलना मैं नहीं कह सकता कि मुझसे उनसे करनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे आपके समकालीन चित्रकला में, जो चित्रकार भी होंगे, मूर्तिकार भी होंगे, कवि भी होंगे। ये तीनों लक्षण हमारे अंदर पाए। सबसे कठिन क्वेश्चन यही होता है। सारे के सारे आपको याद करवा दूंगा, बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए आप इस बात। बस इतना याद रख लिए, ये जितने गुण हैं, चित्रकारी, मूर्तिकारी और कवि, ये तीनों के तीनों गुण आपको अगर किसी बंदे में देखने को मिले हैं या मिलेंगे, अभी आपके जब क्लास खत्म होगी तो लास्ट तक सब मिल जाएंगे, ये हमारे अंदर सारे गुण दिखेंगे आपको। ठीक है ना, हमें चित्रकारी भी बहुत पसंद है, इसीलिए चित्रकला भी आसानी से याद होती है। मूर्तिकारी भी बहुत पसंद है, माता वगैरह की मूर्तियां मैं पहले बनाता था, आज से कम 6-7 साल पहले। आजीविका चलाने के लिए मैं माता की मूर्तियां भी बनाता था, मैंने बहुत माता की मूर्तियां बनाई हैं, और उनका आशीर्वाद भी है, और ईश्वर की दया से कविता पाठन भी बहुत अच्छा लगता है हमको। ये सारे के सारे गुण हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगला नाम जरा देखते हैं। पार्श्वनाथ के अलावा दोस्तों जो अगला नाम आएगा वो 22वां नाम है अरिष्ट नेमी। हेलो सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट, लेकिन जब किसी का माइक ओपन होता है ना तो मेरी फोन में स्क्रीन बड़ी नहीं होती, क्या ये चीज सभी के साथ है? वैसे ये चीज आज केवल आप कंप्लेन कर रहे हैं, इसके पहले ऐसा नहीं है, ये आपके पास प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ठीक है सर, नहीं मुझे यही कंफर्म करना था, मैं आज सीख लूंगी कि ये सिस्टम है क्या इसका। उसमें सीख लेना, और अगर समझ में ना आए तो YouTube में जा करके आप उस एप्लीकेशन के बारे में सही से पता कर लेना, ठीक है। जब किसी का माइक ओपन होता है ना बस तभी ऐसे होता है, अदरवाइज तो नहीं होता। वैसे ये आज ये ऐसा वो नहीं, अभी तक ऐसा होता नहीं था, अभी तक जितनी भी क्लासें मेरे सामने भी ऐसे हुआ है। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए जब माइक बंद होगा तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बाकी बिना जूम के तो भी अच्छा दिख रहा है। सर मेरे साथ भी देखिए, ठीक है, जो भी है आप देख लो वहीं से, ठीक है। और माइक सभी लोग बंद कर दीजिए, और जिसको हम बोले कि माइक खोलिए वही माइक खोलेगा, और जब मैं माइक खोलवाने को बोलता हूँ तो थोड़ा सा कुछ बातें करनी होती है जरूरी, इसीलिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कृपया भाई साहब कोई लोग माइक ना खोले बिना हमारे कहे, ठीक है ना, क्योंकि किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये जयसिंह का दरबार है, और जयसिंह के दरबार में समस्या नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों तीसरा नाम मैं लिख रहा हूँ अरिष्ट नेमी। ये जैन धर्म के तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली टीचर रहे हैं,
जिनको नाम हम अरिस्टनेमी के नाम से लिख रहे हैं, ये बेसिकली थे 22वें नंबर के। कौन से नंबर के दोस्तों? 22वें नंबर के थे। और इनका जो अगर बात करें कि क्या था सिंबल, तो इनका शंख क्या था दोस्तों? शंख। महावीर तो याद हो जाएगा, सिंह मतलब वीर की बात हो रही है। पार्श्वनाथ, नाथ बोलते हैं शंकर को। नाथ किसको बोलते हैं? शंकर को बोलते हैं। और शंकर का संबंध सर्प से होता है। आसान हो गया, याद हो गया, याद हो जाएगा बड़े आराम से। अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी का संबंध किससे है? शंख से है। इसको आप किस तरीके से याद रख लेंगे? नेमी, नेमी से इसको कई तरीके से आप याद कर सकते हो। शंख जैसे प्राचीन काल में जब युद्ध की घोषणा हुआ करती थी, जब महाभारत आप याद करिए थोड़ा सा, अगर आप इंटरेस्ट है तो देखिए, नहीं देखा है तो देखिए जरूर। महाभारत ज्ञान का सागर है, ठीक है ना? महाभारत ज्ञान का सागर है। इसने एक बार महाभारत शिद्दत से देख ली, उसको कभी भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन में डाल दो, कभी भी वो हतोत्साहित नहीं होगा। वो जान है इस ग्रंथ में, बस इसको सही से आप देख लो या इसको समझ लो। तो महाभारत जैसे जो युद्ध हुआ करते थे, तो उस समय युद्ध की घोषणा से पहले शंख बजाया जाता था। आपने देखा होगा, सबसे पहला शंख भीष्म पितामह बजाते थे। भीष्म पितामह उस तरफ से बजाते थे, इस तरफ से श्री कृष्ण बजाते थे। तो अरिष्ट नेमी मतलब नेमी, नेम पुकारना है किसी चीज का, तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हो दिमाग में कि नेम पुकारना है। तो नेम पुकारने के लिए आपको शंख बजाना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा कि अरिष्ट नेमी का संबंध किस चीज से है? शंख से। इसके बाद जो चौथा नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, वो बंदा है अल मल्लीनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो थी, पहली बात तो ये महिला थी, एकमात्र महिला। कुछ लोग इनको महिला मानते हैं, कुछ लोग महिला नहीं मानते, ठीक है ना? लेकिन अगर आपसे एक चीज पूछी जाए कि जैन धर्म वस्त्र विरोधी था, मतलब इनको वस्त्र पहनने के लिए, इसमें दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय जैसे संप्रदाय थे ना, इसमें यही संप्रदाय दो में टूटा है, दिगंबर और श्वेतांबर में। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो दिगंबर संप्रदाय था, वो इसको, मल्लीनाथ को एक पुरुष मानता है, जबकि श्वेतांबर जो संप्रदाय था, मल्लीनाथ को एक स्त्री मानता है। अब जरा देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि मल्लीनाथ एक स्त्री है। अगर कोई स्त्री है तो कपड़े तो यार पहनेगी, अगर स्त्री कपड़े नहीं पहनेगी तो अभद्र लगेगी। इसीलिए जो श्वेतांबर था, जो कपड़े पहनने की बात करते थे, वो इसको एक स्त्री मानते हैं। जबकि जो दिगंबर थे, दिगंबर का मानना है मल्लीनाथ कोई स्त्री नहीं थी, और दिगंबर संप्रदाय वाले मानने वाले जो लोग थे, वो नग्न अवस्था में रहते थे, किसी भी प्रकार के वस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि मल्लीनाथ कौन थी, तो बोल देना दोनों थी, पुरुष भी थी और स्त्री भी थी। बस मानने के ऊपर डिपेंड करता है। दिगंबर इनको पुरुष मानता है, जबकि श्वेतांबर इनको स्त्री मानता है। हालांकि हम इनको स्त्री ही मान के चलेंगे, मल्लीनाथ एकमात्र स्त्री है। और इनका जो सिंबल है वो घड़ा है। क्या है दोस्तों? मटका, घड़ा। और सिंपल सी बात है, इसको कैसे याद रख लोगे? गांव में आप देखो या जितनी भी सीनरी देखो पुरानी, तो एक लेडीज होती है, लेडीज मटकी ऐसे टांग के चलती है, और लेडीज ही ऐसे मटकी टांग पाती है, बाकी पुरुषों की कोई हिम्मत नहीं है। और लेडीज इतनी बढ़िया तरीके से ऐसे टांग लेती है, कुछ कहने को नहीं। तो इस तरीके से मल्लीनाथ, मटका, इससे आप याद रख सकते हो कि मल्लीनाथ का संबंध मटके से था। अगर मैं अगली नाम लिखूं, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इस जगह की मुझे समस्या हो रही है। चल, मल्लीनाथ के बाद कुंथुनाथ। मल्लीनाथ किस नंबर की थी ये मैंने नहीं लिखा ना, नहीं लिखा। मल्लीनाथ दोस्तों 19वें नंबर की थी। किस नंबर की? जैन तीर्थंकर थी, 19वें नंबर की जैन तीर्थंकर थी। एक अगला नाम मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों, कुंथुनाथ। कुंथुनाथ आपके लिए केवल इतने इंपॉर्टेंट है कि ये जो बंदे हैं वो किस धर्म से रिलेशन रखते हैं? जैन धर्म से रिलेशन रखते हैं, क्योंकि इस बार कुछ भी छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ भी ना छूट पाए हमसे। कुंथुनाथ, कुंथुनाथ दोस्तों ये 17वें नंबर के थे। किस नंबर के थे? तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूं, 17वें नंबर के थे। और इनका जो संबंध है किस जीव से है, सिंबल किस जीव से संबंध रखते हैं, तो ये है बकरा। किससे दोस्तों? बकरा। एग्जाम्पल में कह सकते हो बकरा का संबंध किससे है? कुंथुनाथ से है। तो इसको आप याद कर सकते हो। इसका मैंने कोई रिपोर्ट नहीं बना पाया, तो इसका आप खुद बना सकते हैं। वैसे नाम से थोड़ा डिफरेंस है, कुंथु लिखा है, थू, ठीक है ना, बकरा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद कर सकते हो। एक है शांतिनाथ। शांतिनाथ, शांतिनाथ की अगर दोस्तों बात करें हम, तो ये 16वें नंबर के गुरु थे। और इनका जो संबंध था शांतिनाथ जी का, ये हिरण। और हिरण आप जानते हैं बहुत ही शांत प्रिय जीव होता है, बड़ा ही सीधा साधा और जीव होता है। और इस तरीके से शांतिनाथ का संबंध ये 16 और हिरण से था। इसके बाद जो अगला नाम आया गया, वसुपूज्य। वसु वसु वासु पूज्य, वासुपूज्य। और वासुपूज्य जो थे ये दोस्तों 12वें नंबर के थे। वासुपूज्य किस नंबर के थे? 12वें नंबर के थे। और इनका जो आपका सिंबल है वो भैंस, 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 ठीक है ना। अब इसको कैसे कोड हो रहा है? वासु, वासु भैंस, कुछ नहीं कोड हो रहा। आप कर पाओ तो कर लेना, ना कर पाओ तो ऐसे ही याद कर लेना। याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तब भी अच्छी बात है। एक है पदम प्रभु, पदम प्रभु। और पदम प्रभु का संबंध है दोस्तों कमल से। किससे संबंध है? कमल से, ठीक है ना। तो इस तरीके के ये कुछ इंपॉर्टेंट जैन गुरु थे जिनका किसी न किसी जीव से संबंध है, ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर बात करें जैन धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट और एक दो चीज, कि जैन धर्म में 3 रत्न तथा 5 महाव्रत की बात की गई है। क्या हुआ भाई किसी का? जैन धर्म में, यार मैंने रिकॉर्डिंग चालू की थी, चल। जैन धर्म में, जैन धर्म में 3 रत्न, 3 रत्न देखो जैन धर्म में भी मिलते हैं
और 3 रत्न बौद्ध धर्म में भी मिलते हैं, 3 रत्न जैन में भी मिलते हैं, 3 रत्न बौद्ध में भी मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक शब्द आपको जो सबसे ज्यादा याद होगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? तो ये दोनों में से कोई नहीं है, अभी बता रहा हूँ त्रिपिटक क्या है। तो जैन धर्म में 3 रत्न तथा इसके 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, इस चीज का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा का मतलब होता है, सम्यक का मतलब अच्छा, सम्यक का मतलब क्या होता है? अच्छा या शुद्ध, ठीक है ना। श्रद्धा मतलब विश्वास, तो सम्यक श्रद्धा का मतलब होता है अच्छा विश्वास, आप किसी के प्रति अच्छा विश्वास करो, इनका कहना था आप किसी के प्रति अच्छा विश्वास करो, अच्छा ज्ञान गेन करो और अच्छा आचरण रखो, आप जैन धर्म के मानने योग्य हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 5 महाव्रत जो थे इनके, यार मारकर, ये कौन थे? पहला था सत्य, इन्होंने कहा भाई सत्य बोलो। फिर क्या बोला? इन्होंने बोला भाई अहिंसा मत करो, अहिंसा नहीं करेंगे, चलो भैया। फिर इन्होंने बोला सत्य अहिंसा अपरिग्रह, अस्तेय, अस्तेय अपरिग्रह। और लास्ट में जो महावीर ने जोड़ दिया था वो लास्ट है ब्रह्मचर्य। इन्होंने कहा कि भाई अगर जैन धर्म आपको एक्सेप्ट करना है तो ये आप पहले करो, उसके बाद 5 महाव्रत का पालन करना पड़ेगा, सत्य अर्थात आपको सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, अहिंसा मतलब आपको अहिंसा नहीं करनी पड़ेगी। और यही सबसे बड़ा कारण है इस धर्म के पतन का। जैन धर्म बौद्ध धर्म एक साथ डेवलप हुए, एक साथ आगे बढ़े, लेकिन कुछ समय बाद जैन धर्म समाप्त हो जाता है और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन था अहिंसा। ये अहिंसा पर ज्यादा बल देते थे, जबकि बौद्ध धर्म अहिंसा पर इतना अधिक बल नहीं देता था जितना कि ये देते थे। ये कहते थे कि भाई आपको अगर जैन धर्म स्वीकार करना है तो आप किसी की हत्या ना करें। अब एक्सेप्ट करने वाले थे वैश्य और शूद्र, मेन थे शूद्र। एक्सेप्ट करने वाले कौन थे दोस्तों? इस धर्म को एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? शूद्र। शूद्र उस समय मेन कार्य करता था, कृषि कार्य वगैरह, ये सारी चीज शूद्र ही करता था। तो शूद्रों ने कहा प्रभु अगर हम अहिंसा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बोले ये कैसे, बताएं नाथ। तो बोले अगर जब हम कृषि करते हैं तो हमारे हल के नीचे बहुत सारे जीव मर जाते हैं, तो अगर हम कृषि करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से किसी न किसी जीव की तो हत्या होगी। तो बोले बात तो यार सही है। तो फिर बोले ना एक्सेप्ट करो यार, तुम अगर ऐसा करना चाहते हो तो ना एक्सेप्ट करो। तो इसी कारण से बहुत सारे शूद्र समुदाय के लोग इस मतलब जैन धर्म को एक्सेप्ट ना कर पाए आगे चल के, अर्थात ये कह सकते हो ये कठिन था और बौद्ध धर्म इजी था, इसलिए बौद्ध धर्म को लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ये अहिंसा की बात करते हैं। अस्तेय का मतलब दोस्तों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रखना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। हेलो सर हिंसा का मतलब होता है ना किसी की मृत्यु करना, अहिंसा तो ये है ना। बिल्कुल सही, इनका कहना है अहिंसा नहीं करना, मतलब हिंसा नहीं करना। मैंने अहिंसा लिख दिया है, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करो, ठीक है ना। केवल अभी आप खोलेंगे माइक, बाकी सब लोग बंद रखेगा। आप खोलिए माइक जरा फिर से, माइक खोलिए माइक। इसमें लिखा है अहिंसा की बात की गई है, का मतलब हिंसा नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन जो समुदाय था वो मजबूरी में हिंसा कर देता था, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने यहाँ पर अहिंसा लिखा है, अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, इस चीज की बात की इन्होंने। लेकिन लोगों से अहिंसा मतलब हिंसा हो जाती थी तो अहिंसा नहीं होती थी ना इसलिए, ठीक है। जरा देखो आस्ते, अब माइक बंद कर लो आप अपना, माइक बंद कर लो अपना। अब अस्तेय, अस्तेय की बात करने, अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना इतनी छोटी सी बात गलत भी तो नहीं होगी, ये भी तो सोचो अंडरस्टूड है अहिंसा ना पता हो, चिल्लू भर पानी में हमारे डूब के मरने जैसा बात हो गई, ठीक है ना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अर्थात ये कहते थे भाई अस्तेय करो मतलब चोरी ना करो। अपरिग्रह का मतलब होता है दूसरे का धन इकट्ठा ना करो, दूसरे का धन इकट्ठा ना करना, मतलब होता है अपरिग्रह करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब आप सभी लोग जानते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक टाइम होता है, उम्र का एक पड़ाव होता है जिस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और इसी चीज को इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात की। तो ये इसके 3 रत्न और 5 महाव्रत थे जो कि आपका जैन धर्म में पाए जाते हैं। अब अगर बात करें थोड़ा सा और, इसको आज खत्म कर दे, फिर कल बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है, चीजें ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज हो गई, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हो गई। अगर हम बात करें कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ, तो सबसे पहला नाम भगवती सूत्र, दूसरा नाम कल्प सूत्र, ऐसे कई सारे हैं। तीसरा नाम परिशिष्ट प्रबंध। और मेरे दोस्त कोई भी ऐसा ग्रंथ का नाम आ जाए जो बड़ा अजीबो गरीब लिखा हो, एक कोड है जो आपका 80% काम करेगा, 20% काम नहीं करेगा, ठीक है ना।
कोई भी ऐसे ग्रंथ का नाम लिख के आ जाए आपके, कभी भी, बोल रहा हूँ, 80% सत्य है, काम करेगा। और अगर ग्रंथ बड़ा अजीब टाइप का लिखा हो, मतलब थोड़ा सा बहुत कठिन टाइप का और अजीब टाइप का लिखा हो, तो 90% उसके चांस होते हैं कि वो धर्म किससे रिलेशन रखता है, जैन धर्म से। मतलब उम्मीद होती है, हमेशा सही नहीं होता ये चीज, लेकिन जब आपको तुक्के मारना हो, जहां आप कहिए हो कि भाई बस आंखें बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ही करना है, तो वहां पर जैन धर्म को टिक कर देना सही हो जाता है। ठीक, ये सिचुएशन तभी हो जब अक्कड़ बक्कड़ वाला सिस्टम आए, बम्बे बोल वाला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए। भगवती सूत्र में क्या मिलता है, मैंने बताया 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर मैं बात करूं कल्प सूत्र में क्या मिलता है, तो महावीर स्वामी से संबंधित, उसके जीवन से संबंधित सारी कहानी आपका कल्प सूत्र में लिखी है। और महावीर स्वामी ने जो भी कठोर तपस्या की थी, उस चीज की भी कहानी आपका कल्प सूत्र में लिखी हुई है। इसके बाद अगर बात करें परिशिष्ट पर्वन क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर, जिसमें लगभग सभी जैन ऋषियों का इतिहास प्राप्त होता है परिशिष्ट पर्वन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जैन धर्म का, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। और आपको पता है कि जैन धर्म से ही संबंधित 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच, 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच कई सारे गुजरात वाले क्षेत्र में, सॉरी कहां पर, गुजरात वाले क्षेत्र में, इसी धर्म से संबंधित 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच गुजरात वाले क्षेत्र में एक शैली विकसित हुई जिसका नाम है अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली। और दोस्तों अपभ्रंश शैली ये गुजरात वाले क्षेत्र में विकसित हुई और इसीलिए इसे गुजरात शैली भी कहते हैं। क्योंकि ये भारत हमारा जो है दोस्तों, हमारा अगर भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो गुजरात हमारे भारत के पश्चिम में पड़ता है और इसीलिए दोस्तों अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली या पश्चिमी शैली भी कहते हैं। पश्चिमी शैली के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये शैली चूंकि जैन से संबंधित थी, इसीलिए इसको जैन शैली भी कहते हैं। दोस्तों तो ये सारी मतलब एक गुजरात, इस धर्म से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है वो अपभ्रंश शैली। हालांकि जब वो टॉपिक आएगा अपभ्रंश शैली, उसके बारे में विधिवत बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सारी चीजें याद कराते हुए, और बिल्कुल रीजनेबल, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा जो हवा हवाई आ जाए, हर चीज का रीजन होगा, ठीक है ना। तो इसी धर्म से रिलेटेड गुजरात वाले क्षेत्र में शैली विकसित हुई जिसको अपभ्रंश शैली के नाम से जाना जाता है। और ये उसके सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, और ये जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं चीजों को क्लियर कराता जाऊंगा। इसी धर्म से रिलेटेड एक गुफा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सित्तन वासल की गुफा। सित्तन वासल की गुफा जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। आप तमिलनाडु के कहां पर, तंजौर जिले में, तंजौर जिले में है सित्तन वासल की गुफाएं। और ये कोई पूछे गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें तो एलोरा में बहुत सारी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। तो 30 से लेकर के जो 34 तक गुफाएं हैं, एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। इसमें से जो 30 से लेकर के 34 गुफाएं, जो 4 गुफाएं हैं, ये भी जैन धर्म से ही संबंधित हैं। हालांकि एलोरा एक ऐसी जगह है जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म का समन्वय चित्र वहां पर प्राप्त होते हैं, जबकि अजंता की गुफाओं में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं। जैसे ही वो गुफाएं आएंगी उनके बारे में बताऊंगा।